आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मीडिया रिलीज जारी की है, मैं उसको पढ़ के बताऊंगा। न कोई लाग न लपेट, न कोई मिर्च न मसाला। जो उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा है, मैं वही पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद उसका विश्लेषण भी करूंगा। ये लखनऊ में आज उनके जन्मदिन पर उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके कुछ जो उन्होंने लिखा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यहाँ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर आप सभी मीडिया बंधुओं एवं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों तथा बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं अपने शुभचिंतकों को 9 वर्ष सन 2024 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुदरत से, सोचिए शब्द चुनिए, वो कुदरत कह रही हैं, कुदरत से यह भी कामना करती हूँ कि यह 9 वर्ष सबसे बड़ी बहुजन नेता अगर कोई हैं तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, और फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को बढ़ाने वाले, बाकी सब कर्मकांडी है। वो लिखती हैं कुदरत, तो लिखती हैं आगे वो पदाधिकारियों शुभचिंतक कुदरत से यह कामना करती हूँ कि यह 9 वर्ष सभी की ज़िंदगी में अपार तरक्की एवं खुशहाली लाए तथा आए दिन नई नई आ रही बीमारियों के प्रकोप से भी जरूर बचाएं। वैसे मेरे जन्मदिन को लेकर आप लोग यह अवगत हैं कि 9 वर्ष के पहले महीने में ही, अर्थात आज के ही दिन 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी की मूवमेंट से किसी न किसी रूप में जुड़े लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर जल कल्याणकारी दिवस, पीपुल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं, और इस वर्ष आज भी उसी मिशनरी भावना एवं सोच के तहत ही मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। उसके लिए मैं उन सभी लोगों का, अपने शुभचिंतकों का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि इस मामले में यह भी कहना चाहूँगी कि हमने यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में चार बार रही सरकार के दौरान यहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए, और उससे भी खासकर दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ गरीब, मजदूर, बेरोजगारों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों एवं अन्य मेहनत कशलों के हित में कल्याण के लिए भी अनेकों अत्यंत महत्वपूर्ण जल कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। बिल्कुल सही है, मायावती ने सबसे ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल खोले, जिनकी अब देश के दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल करके एवं नाम को थोड़ा स्वरूप बदलकर भुनाने में लगी है। किंतु उनकी जातिवादी, पूंजीवादी एवं संकीर्ण सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उन्हें भुनाने लगे हैं, जिनसे जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अब तो इनका केंद्र एवं राज्यों की सरकार द्वारा गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय रोटी रोजी रोजगार को भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने के बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन देकर गुलाम एवं लाचार मोहताज बनाया हुआ है। सोचिए, बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है कि 5 किलो राशन देकर वो जनता को लाचार, बेबस और गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला। ये खबर कोई मनुवादी मीडिया नहीं दिखाएगा, जबकि हमने यहाँ यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान इन लोगों को वर्तमान सरकारों की तरह अपना गुलाम, लाचार, मोहताज न बनाकर, बल्कि इन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोटी रोजी एवं रोजगार आदि के साधन उपलब्ध करा के इनकी गारंटी देकर काफ़ी हद तक इनका अपने पैरों पर खड़ा किया है। साथ ही इन्हें मान सम्मान, स्वाभिमान की ज़िंदगी बसर करने का भी काफ़ी मौका दिया है, जो वर्तमान में हमें कहीं पर भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर हमला है। सोचिए, मंडेला ने कहा है कि कोई आपको खाना खिला दे वो न्याय नहीं है, न्याय है मतलब अधिकार देना। बहन जी ने अधिकार दिए थे। और सोचिए, आगे मैं पढ़ता हूँ। और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं राज्य की भी सरकारों द्वारा अपनी इन सभी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस तरह से धर्म एवं संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है, तो उससे अपने देश का संविधान एवं लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर होगा। सोचिए, बहन जी को भी चिंता है कि धर्म की राजनीति से लोकतंत्र और संविधान कमज़ोर हो रहा है। ऐसी सोचिए, ये सब खबर मनुवादी चैनल नहीं दिखाएगा आपको, मनुवादी चैनल सिर्फ अखिलेश से लड़ाएगा होगा। ऐसी स्थिति में आज मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर मीडिया के जरिए इन सभी दुखी एवं पीड़ित लोगों से, विशेषकर बहुजन समाज के सभी वर्गों से, अर्थात दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों से यह कहना चाहूँगी कि वे अपनी रोजी रोटी एवं रोजगार आदि के लिए तथा मान सम्मान एवं स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने एवं अपनी वर्तमान एवं आगे आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए भी अपने संतों, गुरु एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांसी राम जी के आदि के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने
अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही हर मामले में जरूर मजबूत बनाए तथा जिनके हित कल्याण के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। साथ ही केंद्र राज्य की भी ये सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान में दिए गए संवैधानिक कानूनी अधिकारों को सही से पूरा लाभ ले, तभी फिर वास्तव में इन वर्गों के लोगों को खुशहाली ज़िंदगी में कर सकते हैं। और यह सब हमने उत्तर प्रदेश में सरकार के समय काफ़ी कुछ करके दिखाया है। तो ये बड़ा उन्होंने हमला बोला है सबसे पहले बीजेपी पर। सोचिए कि आपको 5 किलो राशन देकर पंगु बनाया जा रहा है, आपको अधिकार चाहिए, संवैधानिक अधिकार। अभी तक कहीं अखिलेश यादव का नाम नहीं है, दूसरे पार्टियों का नाम नहीं, बीजेपी पर हमला है, पहला हमला है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, तो मैं ये कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया तफरीह लेगा, इसलिए मैं पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहा हूं आपको, और ये सुनना इस देश के बहुजनों के लिए बहुत जरूरी है। आगे लिखती हैं, कांग्रेस, बीजेपी एवं इनकी जैसी सहयोगी पार्टियां भी इनके सोच, सिद्धांत एवं कार्यशैली पूर्ण रूप से जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण सांप्रदायिकतावादी एवं सामंतवादी भी है। ऐसी पार्टियों सत्ता में बने रहकर इनके सभी कर्म कभी भी अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती हैं। ऐसे में फिर सभी इन विरोधी पार्टियों की सरकारें चलते इनका सही से पूरा विकास एवं उत्थान नहीं हो सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सत्ता थी तो आपके लिए स्कूल, अस्पताल ये सब बने। इतना ही नहीं बल्कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं अन्य और क्षेत्रों में भी आरक्षण दिए जाने की संविधान में जो व्यवस्था की गई है, उनका भी इन विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तथा अन्य और मामलों में भी इनकी लगभग यही खराब एवं दयनीय स्थिति बनी हुई है। मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इसलिए इन सब बातों का ध्यान में रखकर देश में गरीबी, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी के से जुड़ना तथा फिर सत्ता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। किंतु इन्हें यहाँ यह बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब न हो सके, तो इसके लिए यहाँ भी सभी विरोधी पार्टियाँ अंदर अंदर एक होकर किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिन्हें हर स्तर पर सावधान रहना है तथा गुमराह नहीं होना है। इस मामले में ताज़ा उदाहरण यह है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला, उससे भी पार्टी के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी के ऑल इंडिया की बैठक आम सहमति से ही आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में यह फर्जी एवं गलत खबरें प्रचारित की जा रही कि ऐसा लगता है कि बीएसपी प्रमुख जल्द ही राजनीति से संन्यास लेने वाले, जिसके रत्ती भर भी सच्चाई नहीं, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में लगा रहेगा। इस किस्म के फर्जी गलत खबरें से भी पार्टी को नुकसान हुआ। मायावती जी का भी लंबा सफर बाकी है। सोचिए, अखिलेश यादव पर इस तरह के गंभीर आरोप ओपी राजभर ने भी, जयंत चौधरी ने भी और चंद्रशेखर ने भी लगाए थे, कई और छोटे छोटे दलों ने लगाए थे कि वो उलझाते हैं, बाद में सीट नहीं देते हैं चुनाव तक। तो अखिलेश यादव की टैक्टिक्स अब काम नहीं आने वाली है, और अकेले चुनाव लड़कर अगर बीएसपी हारेगी तो अखिलेश यादव भी हारेंगे। लिख लीजिए, इसका मतलब है कि असली बी टीम कौन लोग हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप अकेले अब जेल मत जाइए, आंदोलन मत चलाइए। जिसकी सत्ता आपके नेताओं को बिल्कुल आपकी चिंता नहीं है। और अब तो चुनावों में ईवीएम पर भी वो आई हैं अब। और सोचिए, और अब तो चुनाव, ये बड़ी खबर है, इस मामले में ताज़ा उदाहरण भी दिया है उन्होंने। और अब तो सोचिए, अखिलेश यादव पर फिर भी उन्होंने नपातुला बोला है, और अब भी चुनाव, इसका मतलब है कुछ संभावना है। आज अखिलेश यादव ने बधाई जरूर दी है उनको, हेमंत सोरेन ने भी बधाई दी है। और अब तो चुनाव में ईवीएम अधिकांश धांधली एवं गड़बड़ी के जाने की मिल रही है। खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखित एवं चिंतित है। हालांकि ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगाना है, और यदि पार्टी के लोग इन सभी हालात का मुकाबला करके अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से आगे बढ़ने की पहल करते हैं तो हमारी पार्टी जरूर बढ़ेगी। सोचिए, ईवीएम को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। इस भरोसे के साथ ही मैं अपना जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपनी पार्टी एवं मूवमेंट के हित में हर वर्ष की तरह इस बार भी लिखित पुस्तक मेरा संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के 9वें जो एडिशन को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में विमोचन करती हूं। और यह पुस्तक खासकर वर्तमान युवा पीढ़ी एवं पार्टी में नए जुड़ रहे लोगों के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनका एक
उज्ज्वल एवं बेहतरीन मार्गदर्शक बनने का काम करेगी, जिसे मैं हर वर्ष इस पुस्तक के जरिए आज के दिन ही अपने लोगों को यह आवश्यक खास तोहफा देती हूँ। और अब जब मैं इस अति महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन करने के से पहले पार्टी के लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अब देश के लोकसभा आम चुनाव होने का अभी समय बहुत कम ही रह गया, और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देश के मुताबिक चलकर रात दिन कड़ी मेहनत करके पार्टी के बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर इनका वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारा के साथ मिलकर लोकसभा का यह आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में भी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बड़ी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। उनको अभी भी बीएसपी को मायावती जी कह रही है कि उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी, अगली सरकार मिलीजुली होगी। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि सवर्ण समाज से सीखिए, जैसे वो बीजेपी को वोट देते हैं, आप भी एक मुश्त होकर वैसे वैसे पार्टी को चुनिए और बहुजन दलों को ही जिताइए। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के यह आम चुनाव यहाँ गरीबों, उपेक्षित वर्गों एवं विशेषकर दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों वर्गों, मुस्लिमों एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इसलिए अपने इस अनुभव को भी एक खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा में आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण एवं सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि चुनाव सन 2007 से यूपी विधायक में हुए आम चुनाव की तरह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है, जिससे समय ईवीएम में कोई धांधली व गड़बड़ी नहीं की गई थी, तो इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव में अकेले लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर देगी। यहाँ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट, विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसके कुछ खास उदाहरण यह है कि यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा आम चुनाव में सपा गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी को केवल 67 सीटें ही जीतकर आई थी, जबकि सपा इसका ज़्यादा लाभ हुआ था। इसके बाद 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें यह पार्टी केवल 67 सीट जीती आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा फायदा हुआ था। तब फिर बीएसपी के यहाँ सन 2002 में विधानसभा में हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसे पार्टी को पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर 180 सीटें जीती आई थी तब, तथा चुनाव लड़कर यहाँ अपने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी, जबकि उस समय यह चुनाव ईवीएम से हुआ था, जिसमें शुरू हुई धांधली बेईमानी नहीं हुई थी। लेकिन सवाल है कि अब समय बहुत बदल गया है, अब सपा बसपा दोनों बिना गठबंधन नहीं जीत सकते, ये भी फैक्ट है। साथ ही यह लोकसभा चुनाव में एवं देश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी काफ़ी अच्छी स्थिति रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हर चुनाव में ईवीएम की काफ़ी धांधली एवं बेईमानी आदि हो रही है। ऐसे यह अवधारणा है जिसकी वजह से अब हमारी पार्टी यूपी सहित पूरे देश में काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद भी हमारी पार्टी यह सोचकर देश के चुनाव पूरी तैयारी एवं ईमानदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली, बेईमानी आदि करने वालों का लिस्ट सिस्टम फेल हो जाए, तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफ़ी आवाज़ें उठने लगी हैं और ऐसे में सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है या फिर कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए हमारी पार्टी जनाधार बढ़ाते रहना चाहती है। ईवीएम पर बड़ा फोकस है उनको लगता है कि ईवीएम खत्म होगा। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का यह मानना है कि इस मामले में अभी तक अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है। फिर भी बीएसपी के गठबंधन करने वाली पार्टी का पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना जरूरी है, जिसके मद्देनजर रखते हुए बीएसपी के लिए पार्टी मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर, उपेक्षित वर्ग हितों एवं केंद्र राज्यों की बनी सरकारों में सोचिए तो सपा बसपा दोनों नहीं चाहते हैं कि गठबंधन हो। अब आप लोग को तय करना है, आप लोग को अधर में छोड़ दिया गया है। उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल हो सकती है, क्योंकि ऐसे में
अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन नहीं देने वाली ताकि अपने लोगों के हितों की जरूरी हो सके। इसका मतलब सरकार अगर बीएसपी चुनाव जीतती है तो वो गठबंधन में जाएगी, अगर सरकार किसी भी दल को कम सीटें होती है तो। संक्षेप में मेरा यही कहना है कि हमारी पार्टी अब देश में जल्द ही होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेगी, अर्थात किसी भी पार्टी से गठबंधन बिल्कुल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही मैं अपनी पुस्तक का विमोचन करती हूँ और अब मैं अंत में मीडिया बंधुओं से मेरे जन्मदिन का केक लेने का आग्रह करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। आदि आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आपसे यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इसके उपरांत मीडिया द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण मिलने के पूछे गए सवाल के जवाब में सुश्री मायावती जी ने कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है और जब तक इसमें शामिल होने का सवाल है तो उस पर भी मैं इसमें कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी के राम मंदिर को लेकर जो कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उसका हमारी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है तथा इसकी पार्टी स्वागत करती है। फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को एतराज़ नहीं है कि स्वागत करती है, और बल्कि आगे चलकर बाबरी मस्जिद को लेकर भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो उसको लेकर भी हमारी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी और सभी धर्मों का पूरा सम्मान करती है। इसके अलावा एक अन्य सवाल के जवाब में सुश्री मायावती जी ने कहा कि बीएसपी कैडर बेस पार्टी है तथा पार्टी से जुड़े लोगों के तन मन धन शक्ति से चलती है, इसलिए हमारे अपने तौर तरीके हैं जो दूसरी पार्टियों से अलग है। बात बात पर सड़क पर उतरना दूसरी पार्टियों का तौर तरीका है, हमारी पार्टी नहीं। बीएसपी छोटे छोटे कैडर बैठकों के जरिए समाज से जुड़ती हैं और बराबर कार्यक्रम चलता रहता है। अभी भी देश भर में कार्यक्रम जारी है। इसका मतलब है आज के प्रेस रिलीज के हिसाब से तो बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कहा है कि गठबंधन नहीं होगा, और सोशल मीडिया पर ये सबसे बड़ी खबर मैं फिर कह रहा हूँ। अब SC ST OBC समझना है। सोचिए, बीजेपी जैसा दल जब गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो सपा बसपा का गठबंधन न करना कहीं दिखाता है कि ये लोग, इनका घमंड जो है वो बहुत ऊपर है, समाज के हित जो है वो बहुत पीछे छूट जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार यूपी में अब बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो इतने लड़े हुए हैं आपस में, और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और दोनों राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या बगैर गठबंधन के, बिहार में तो आरजेडी जेडीयू गठबंधन के बाद भी 4 बहुजन नेता बीजेपी के पाले में है, एक और जाने वाले हैं। सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी और चिराग पासवान, इनके कॉम्बिनेशन, और बीएसपी अलग लड़ेगी। इसका मतलब है कि बिहार में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी और यूपी में भी सपा बसपा के अकेले लड़ने से चुनाव नहीं जीत पाएंगे दोनों दल, और वहाँ कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं, आरएलडी भी कुछ नहीं कर पाएगी। बीजेपी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 40% वोट है, और अनपुरिया, निषाद, राजभर जैसे लोगों को मिलकर 1-2 दल और गठबंधन में आ सकते हैं, तो बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। हमने सोचा आपको पहले ही बता दूं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।